नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। चलिए आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। पहला दिया हुआ है इसका इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में देख लीजिए, सबसे पहले ये मार्केट को कंपेयर किया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 1990s का जो मार्केट होगा वो आज के मार्केट से बिल्कुल अलग होगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं मेरी। 1990s का जो मार्केट होगा, जो चीज़ उस टाइम मिलता होगा वो आज के टाइम में मिलता तो होगा, लेकिन उससे ज़्यादा बेटर वैरायटी में, ढेर सारे डिफरेंट ब्रांड्स में, क्योंकि उस टाइम जो ब्रांड्स होंगी वो क्या होंगी, लिमिटेड होंगी। और आज क्या है, बल्क ऑफ वैरायटी ऑफ ब्रांड्स हैं। ढेर सारे ब्रांड्स आपको मार्केट में हर जगह मिल जाएंगे। इसका कंपेयर करके क्या दिया हुआ है कि उस ज़माने में एम्बेसडर और फिएट कार ही सिर्फ इंडियन रोड्स पर दिखाई देते थे, और आज के डेट में ढेर सारे अलग अलग तरीके के ब्रांड मिलते हैं। और यही सेम चीज़ क्या हुआ है, हमारे डिफरेंट गुड्स में भी हुआ है, लाइक टीवी, मोबाइल फ़ोन्स, गारमेंट्स, etc। ठीक है, और ये प्रोडक्शन जो है वो फॉरेन प्रोडक्शन इंडिया में आई है और इंडिया की प्रोडक्शन फॉरेन में गई है। अब इसी को टर्म वाइज, ठीक है, इसी को टर्म वाइज क्या बोला गया है, इसी को टर्म वाइज हम लोग जानते हैं मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ओके, क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। अब मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन होता क्या है वो देख लीजिए। अब ये मल्टीनेशनल, जैसा कि हम लोग बात ही करते हैं, मल्टीनेशनल का मतलब ही होता है मल्टी और नेशन से बना है, यानी कि एक साथ ढेर सारे नेशन इसमें इन्वॉल्व होते हैं। अ कंपनी ऑनिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोडक्शन इन मोर देन वन नेशन, एक नेशन से ज़्यादा अलग अलग नेशन में उनका जब मार्केट की फॉलोइंग होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। आप इसको जितना ज़्यादा चलिए आज आगे हम लोग देखते हैं। मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन हम लोगों ने देखा कि ऐसा कंपनी कंट्रोल करता है पूरी तरह से प्रोडक्शन को एक नेशन से ज़्यादा। अब इसके लिए फैक्टर्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है कि क्लोजनेस टू द मार्केट, मार्केट से वो क्लोज होना चाहिए। ठीक, दूसरा स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर्स दोनों ही लो कॉस्ट में अवेलेबल हों। ठीक है, अब स्किल्ड यानी कि इंजीनियर वगैरह, अब जो इंजीनियर्स होंगे वही आपको ब्रिक्स वगैरह उठाने का काम तो नहीं करेंगे, ईंटा ढोने का काम थोड़ा ना करेंगे इंजीनियर। उनके लिए क्या चाहिए, अनस्किल्ड लेबर्स। और ये दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, बहुत ही लो कॉस्ट पर उनको मिल जाने चाहिए। उसके बाद क्या करते हैं थर्ड स्टेप में, तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आ जाती हैं इसमें। अब गवर्नमेंट पॉलिसीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा ब्रिटिश जब इंडिया आया था तो उस टाइम तो गवर्नमेंट थी ही नहीं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा नहीं था जो उनको कंट्रोल कर पाए, और गवर्नमेंट पॉलिसी से क्या करते हैं हम लोग, एमएनसी को कंट्रोल करती है हमारी गवर्नमेंट। ओके, चलिए अब इसके कुछ बेसिक डन टू कीप द कॉस्ट प्रोडक्शन लो एंड मिनिमाइज देयर प्रॉफिट्स। ठीक है, ये लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को लो रखते हैं। अब कोई भी बिजनेस जो होता है वो किस पर चलता है, प्रॉफिट पर। जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगी उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, और उसी बेस पर वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है उसको कम रखते हैं। अब ये कम कब होता है, ये दोनों के वजह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल आते हैं of spreading the production by MNC, and MNC from USA producing the industrial equipments is designing its products in the research center of the US। ठीक है, अब एक MNC कंपनी है जो US में प्रोडक्शन करती है, क्या करती है, तो डिज़ाइन करती है और जो रिसर्च सेंटर में काम आएगी US में। लेकिन इसके जो कंपोनेंट्स हैं मैन्युफैक्चर कहाँ होते हैं, चाइना में। असेंबलिंग देख लीजिए, अब यही चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग होगी उसकी असेंबलिंग कहाँ होगी, जो असेंबलिंग और एक्सपोर्ट जो होती है वो वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में होगी, लाइक मैक्सिको, ईस्टर्न यूरोप, एंड इट्स कॉल्ड सेंटर्स आर देयर इन इंडिया। और इसी तरीके के एमएनसी का सेंटर कहाँ बनेगा, इंडिया में। यहाँ पर प्रोडक्शन हुई और इसका यूज़ जो है वो इंडिया में भी हो रहा है, और यूएस भी अपने तरीक़े से इसको यूज़ कर रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा लो कॉस्ट है। समझ गए आप मेरी बात। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में है इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन
क्रॉस कंट्रीज। अब इसमें क्या क्या इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन जो होता है क्रॉस कंट्री, यानी कि इन्वेस्टमेंट करते हैं। मनी इज स्पेंड टू द बाय द इनपुट्स लाइक अ लैंड, बिल्डिंग, मशीन्स, ईटीसी कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। याद होगा क्लास 10th के सेकेंड चैप्टर जो था हमारा सेक्टर, या फर्स्ट चैप्टर क्लास 9th का देख लीजिए, पालमपुर वाला स्टोरी याद होगा, उसमें भी ये बताया गया इन्वेस्टमेंट वगैरह क्यों ज़रूरी है, लैंड क्यों इतना ज़्यादा ज़रूरी है, बिल्डिंग्स ज़रूरी है, मशीन्स ज़रूरी है। अब वो एक बार में ही इसमें इन्वेस्ट करते हैं पैसा, मनी एक बार में ही इन्वेस्ट करते हैं, और लॉन्ग टाइम तक इसमें उनको, अब मान लो कि उनकी लैंड है, ठीक है, तो उनको क्या देना होगा, उनको इनके बदले में पैसे देने होंगे, लैंडलॉर्ड्स कोई होगा, लैंडलॉर्ड्स भी वही हैं। बिल्डिंग्स उनकी है तो बिल्डिंग्स पर उनको रेंट पे नहीं करना होगा। मशीन्स वो लाएंगे ही, क्योंकि फॉरेन मशीन्स जो होते हैं वो इंडियन मशीन से ज़्यादा बेटर वर्क करते हैं, क्योंकि वहाँ टेक्नोलॉजी ज़्यादा ही बेहतर है, लो कॉस्ट वाली है, ठीक है। अब देखिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट डन बाय द एमएनसी टर्म्स एज अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जो भी विदेश की कंपनी है, फॉरेन कंपनीज हैं, वो अगर इंडिया में इन्वेस्ट करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। डिफरेंट वे थ्रू द एमएनसी सेट अप द कंट्रोल प्रोडक्शन। 3 डिफरेंट वे बताए गए हैं जिससे एमएनसी अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। पहला क्या है, बाइंग अप द लोकल कंपनी। सबसे पहला, आप कोई भी मान लें कि यूएसए की कोई कंपनी इंडिया में आई, ठीक है, तो इंडिया में आते मात्र थोड़ी ना अपना यहाँ कंपनी बिल्डअप करेगी, नहीं, वो यहाँ पर क्या करेगी, सबसे पहले लोकल कंपनीज़ को खरीदेगी, ठीक है। अब लोकल कंपनीज़ को खरीदने से फ़ायदा क्या होगा, ज्वाइनिंग हैंड विद द लोकल कंपनीज, या फिर ये ज्वाइन करेंगी इनके साथ, ठीक है, और क्या करेंगी, यहाँ पर डिफरेंट ऑर्डर्स को प्लेस करेंगे। अब इससे क्या होगा, मान लीजिए कि लुई फिलिप हो गया, ये कंपनी है क्लोथ की, वो क्या करेगी, वो इंडिया आए, ये कंपनी इंडिया में आकर के अपना लुई फिलिप बनाती है, तो यहाँ के लोकल कंपनी के साथ मिलकर के सबसे पहले मर्ज की होगी। मर्ज करने के बाद इसकी प्रोडक्शन जो है मार्केट में लाएगी, मार्केट में सेल और डिमांड देखेगी पहले कि कितना ज़्यादा सेल है या डिमांड है, वो सारा का सारा। अब इसकी डिमांड जब यहाँ हाई होगी तब ये क्या करेगी, इस लोकल कंपनी को खरीद लेगी। जैसे आपने देखा कंपनी के साथ मर्ज हो जाती हैं, ठीक है। बाइंग अप द लोकल कंपनीज को बाई करने से क्या क्या होता है वो देख लीजिए, उसके तीनों फैक्टर्स अलग अलग हमने समझाने की कोशिश की है। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ द एमएनसी इन्वेस्टमेंट इन द एक्सपेंडिंग प्रोडक्शन। सबसे कॉमन रूट है कि वो आएगी और कोई दूसरे एक छोटे से या लोकल कंपनीज को खरीदेगी। एमएनसी कैन डू सो बिकॉज दे हैव अ ह्यूज वेल्थ, उनके पास पैसे की कमी नहीं होती है। एज फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आपका कर्गिल फूड, अमेरिकन एमएनसी हैज़ बाउट द इंडियन कंपनी नेम्ड परक फूड को खरीद ली। नाउ दे कंट्रोल द लार्ज मार्केट नेटवर्क, ठीक है, 4 ऑयल रिफाइनरीज, शिफ्टिंग ऑफ द कर्गिल फूड। अब कर्गिल फूड जो है हैज़ नाउ बिकम अ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एडिबल ऑयल इन इंडिया आज के डेट में, ठीक है, हम लोग सबको इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं ज्वाइनिंग हैंड्स विद द लोकल कंपनीज। अब ये टर्म, सेकेंड टर्म जो था हमारा, सबसे पहले क्या होता है, समटाइम्स एमएनसी ज्वाइन हैंड्स विद द लोकल कंपनीज एंड डू द प्रोडक्शन। कुछ समय सारी की सारी कंपनीज ऐसा नहीं करती हैं, ठीक है, सारी की सारी कंपनीज का अलग अलग पॉलिसी होती है, लाइक उनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होता है, तो वो लोकल कंपनी से कुछ लेना देना रखती नहीं है। वो आती हैं इंडिया और अपना लैंड खरीदती है, बिल्डिंग बनाती है और मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है, भले वो बैठ जाए यहाँ पर, वो नहीं चल पाए तो यहाँ से वो लौट जाती हैं, ठीक है, लेकिन वो मर्ज ज़्यादातर नहीं करना पसंद करती हैं। चलिए, इन दिस प्रोसेस लोकल कंपनीज गेट अ ट्विन बेनिफिट, दोहरा प्रोडक्शन वो करती हैं। दे गॉट अ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होता है। एमएनसी प्रोवाइड नेवर टेक्नोलॉजी टू देम फॉर द प्रोडक्शन। For example, 1995 Ford Motors and American companies joined hand with the Indian companies called the Mahindra and Mahindra, ठीक है, जो जीप्स वगैरह ट्रक्स वगैरह बनाती तो वो फोर्ड के साथ मर्ज हो गई थी, ठीक है। और सबसे ज्वाइनिंग हैंड्स विद द लोकल कंपनीज के साथ सबसे बड़ा चीज़ होता है बाय प्लेसिंग ऑर्डर्स, ठीक है। यहाँ भी फोर्ड ने क्या किया, महिंद्रा के साथ मिलकर के प्लेसिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, समटाइम्स एमएनसी जस्ट प्लेस ऑर्डर इन द स्मॉल प्रोड्यूसर अराउंड द वर्ल्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गारमेंट्स, फुटवेयर
sports item. After that, products are supplied to the MNC and the sold under the brand name of MNCs. बहुत बार क्या होता है कि आप MNC आई, ठीक है, और यहाँ उसका जो प्रोडक्शन का जो मटेरियल्स की जो वैरायटी होती है, यहाँ के किसी भी कंपनी के मटेरियल्स की वैरायटी के साथ अगर वो मैच करती है तो वो क्या करती है कि उसका लोगो हटा करके अपना लोगो चिपकाती है और मार्केट में उतार देती है, ठीक है। जैसे कि 10th क्लास में अपने एक चैप्टर है हिस्ट्री में प्रिंट मीडिया कल्चर, उसमें भी आपने देखा होगा एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसमें भी बताया गया है। नेक्स्ट आते हैं, इन केस ऑफ प्रोडक्शन डन बाय एमएनसी, गुड्स एंड सर्विसेज आर प्रोड्यूस्ड एट द ग्लोबल लेवल। बहुत बड़े मात्रा में ये प्रोडक्शन होती है। गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड एट ग्लोबल लेवल। इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, पीपल आर मूविंग बिटवीन द कंट्रीज। प्रोडक्शन प्रोसेस इज कॉम्प्लेक्स बट ऑर्गेनाइज। प्रोडक्शन जो है बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है लेकिन बहुत ऑर्गेनाइज्ड वे में किया जाता है, इस वजह से इसमें ज़्यादा नुकसान की जो प्रॉफिट जो होती है उनकी लगातार बढ़ती रहती है। इट गिव्स अपॉर्चुनिटी टू द लोकल प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। इससे फ़ायदा क्या होता है लोकल मार्केट्स को कि वो अपने इंडिया के मार्केट तो देखती है लेकिन वो वर्ल्ड के ग्लोबल मार्केट में भी अपने आप को स्टेबल करने की क्षमता, उनकी कैपेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है। बाइंग गेट डिफरेंट चॉइस, प्राइस एंड क्वालिटी। अब एक ही मान लो कपड़े की कंपनी ही है बाबा, इंडिया की ढेर सारी कपड़े की कंपनी बन गई, फॉरेन गुड्स जो आएगी तो क्या होगा, कंपटीशन लेवल क्या होगा, हाई होगा। MNC by the foreign trade connects, integrates in the markets in the world. Example, Chinese toy in India. अब Chinese toy देखते हो कितना ज़्यादा सस्ता है, ठीक है। इंडियन मार्केट सबसे बड़ा मार्केट माना जाता है चाइनीज़ टॉयज़ के लिए, तो बहुत ज़्यादा वे में होती भी है, ठीक है। अब आते हैं जो चैप्टर का नेम था उसका मतलब क्या था। यहाँ 2 डेफिनेशन दिया है, एक बुक में है और एक थोड़ा सा एडवांस लिखा गया है ताकि आपको और भी अच्छे वे में समझ में आए। पहला जो किताब में दिया हुआ है, इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटरेक्शन, इंटरकनेक्शन और इंटीग्रेशन बिटवीन द मार्केट, ठीक है। इट कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस ऑफ रैपिड इंटरकनेक्शन और द इंटीग्रेशन बिटवीन द मार्केट्स, ठीक है। रैपिड इंटरकनेक्शन, बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में एक दूसरे के साथ वो कनेक्ट करती हैं, इंटीग्रेट करती हैं बिटवीन द मार्केट्स। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट तौर पर डिस्क्राइब किया गया द ग्रोइंग इंडिपेंडेंस ऑफ द वर्ल्ड्स इकोनॉमी, कल्चर, पॉपुलेशन अबाउट बाय द क्रॉस बॉर्डर ट्रेड इट्स इन गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी, फ्लो ऑफ इन्वेस्टमेंट, पीपल एंड इंफॉर्मेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या है, तो इसको डिस्क्राइब करने के लिए जैसे जैसे इंडिपेंडेंस की ग्रोइंग हुई है वर्ल्ड इकोनॉमी में, चाहे वो कल्चर हो, पॉपुलेशन हो, ठीक है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में ट्रेडिंग करने की बात हो, चाहे वो गुड्स की, सर्विसेज की, टेक्नोलॉजी की, ठीक है, चाहे एक कंट्री की कंपनी दूसरे कंट्री में जा कर के बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करे, पीपल के साथ इंटरेक्शन करे, इंफॉर्मेशन शेयर करे, उससे एक कंट्री का जो कल्चर होगा वो दूसरे कंट्री में वाइड स्प्रेड होगा, ठीक है। जैसे हम लोग के यहाँ इंडियंस में क्या होता है कि वेस्टर्न कल्चर्स को ये लोग बहुत ज़्यादा बड़े मात्रा में एब्जॉर्व कर रहे हैं, हम लोग भी देख लो, अब तो वेस्टर्न कल्चर ऐसा हो गया कि हर घर में मिलता है ऑलमोस्ट। कंट्रीज़ हैव बिल्ट इकोनॉमिक पार्टनरशिप इन द फैसिलिटेड these movement over many centuries, but the term gained popularity after the Cold War in the early 1990s as this cooperation arrangement shaped modern everyday life। आज के डेट में हम लोग हर एक अपने डेली लाइफ में इस पूरे के पूरे जो ये मॉडर्नाइजेशन है कोल्ड वॉर के बाद, वो बहुत ज़्यादा बेहतर वे में वाइड स्प्रेड होता गया है। नेक्स्ट आते हैं फैक्टर दैट इनेबल्ड ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, फैक्टर दैट हैव इनेबल्ड globalization. Basically there are 2 important factors which enable globalization. These are, सबसे पहला क्या है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, लिबरलाइजेशन पॉलिसी, ठीक है। अभी दोनों का देख लीजिए। सबसे पहला है टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट,
इसमें क्या आती है? तो डेवलपमेंट इन टेक्नोलॉजी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट हैज़ इनेबल्ड प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन. इट कैन बी स्टडीड अंडर द टू डिफरेंट हेडिंग्स. दो तरीके से इसको स्टडी किया जा सकता है. सबसे पहला क्या आता है? डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी. ट्रांसपोर्ट जितना ज़्यादा बेहतर होगा, टेक्नोलॉजी जितनी ज़्यादा बेहतर होगी, तो वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में बहुत ही कम टाइम पर एक मार्केट दूसरे मार्केट के साथ इन्वॉल्व हो सकती है. इट मीन्स ट्रांसपोर्ट अगर बहुत बेहतर है तो इंडिया के गुड्स यूरोपियन मार्केट्स में, यूरोपियन मार्केट्स के गुड्स इंडियन मार्केट्स में ईजी वे में ट्रांसफर्स हो सकती हैं. नेक्स्ट है डेवलपमेंट इन आईसीटी, इंफॉर्मेशन ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी. अब इसमें क्या आता है? टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, फैक्स, मेल्स, ईटीसी, ये सारे के सारे रिमार्केबल वे में डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी माने जाते हैं. ठीक है. अब इसमें भी दो पार्ट में बना के बताया गया. तो दूसरा पार्ट आता है इसका लिबरलाइजेशन. यहाँ स्पेलिंग छूट गई है तो एक बार चेक कर लीजिएगा. ठीक है. लिबरलाइजेशन, रिमूविंग ट्रेड बैरियर सेट बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड द लिबरलाइजेशन. ठीक है. ट्रेड बैरियर को हटाना. ट्रेड बैरियर क्या होता है बाबा? तो ट्रेड बैरियर, जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ ट्रेडिंग करती है तो बदले में उसको टैक्स पे करना होता है. ठीक है. अब वो टैक्स पे जो है वो क्या कहलाती है? ट्रेड बैरियर. ग्लोबलाइजेशन ऑफ फॉरेन ट्रेड इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, यहाँ ENT छूट गया है. ठीक है. ENT. ठीक है. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन था, फैक्टर्स दैट द इनेबल ग्लोबलाइजेशन. अब आते हैं फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी. अब पॉलिसीज़ क्या क्या है वो देख लेते हैं हम लोग. तो सबसे पहला पॉलिसी क्या है? रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नमेंट इन इंक्रीज एंड डिक्रीज. वो हमेशा रेगुलेट करती रहती हैं. ठीक है. फॉरेन ट्रेड के साथ ट्रेड बैरियर को लेकर के टैक्स कितना होगा, नहीं होगी. तो ये बहुत ही ज़्यादा मॉनेटरी टर्म्स में इसको रखा जाता है, जो टैक्स हम लोग कहते हैं. ठीक है. जो एक्सपोर्ट करने में गुड्स और सर्विसेज में कुछ पैसे उनको पे करके ये ट्रेड बैरियर पूरी करनी होती है. ठीक है. उसके बाद आता है कोटा. When the government place the limit of the numbers of goods to the imported, then it's called quota. एक लिमिटेड अमाउंट हो कि हाँ इतना ही आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं. क्यों करती है ऐसा? क्योंकि मान लो कि जैसे टमाटर ही है. ठीक है. अब टोमेटो को अगर हम लोग फॉरेन में एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं सॉरी, अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए तो, बहुत ज़्यादा इंपोर्ट अगर हम लोग करें इसको तो ठीक है, हो सकता है यहाँ कमी हो जाए. दैट्स वाई ये बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में होती है. और ये पूरे को पूरी तरह से गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कंट्री में कितना ज़्यादा ये गुड्स आएगी, इंपोर्ट की जाएगी या फिर कितना एक्सपोर्ट की जाएगी. बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम होती है इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में. इंपोर्ट का मतलब होता है मंगवाना, एक्सपोर्ट का मतलब होता है भेजना. इंडियन गवर्नमेंट क्या करती है कि पुट ट्रेड बैरियर आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ द फॉरेन ट्रेड. फॉरेन इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोडक्ट प्रोटेक्ट द डोमेस्टिक प्रोड्यूसर फ्रॉम द फॉरेन कंपटीशन. फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो होती हैं वो इस चीज़ का भी ध्यान रखती हैं कि डोमेस्टिक लेवल पर जो कंपनीज हैं उनको बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुँचे. At time 1950s or 1960s, Indian industries were just coming up, so were not in position to compete with the foreign producer. ठीक है. क्या हुआ था? हमारे देश की आज़ादी मिली थी, उस टाइम इंडियन मार्केट्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि वो compete कर सके फॉरेन गुड्स के कारण. इस वजह से हमारे जो PM थे नेहरू जी, उन्होंने क्या किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल बंद कर दिया था. ये दोबारा ओपन कब किया गया मार्केट? ग्लोबल मार्केट क्यों कब बनाया गया? 1991 में. अब 1991 में जब इसको बनाया गया तो फॉरेन गुड्स इंडिया आई, ढेर सारी टेक्नोलॉजीज़ वगैरह, ठीक है, टैक्सेस वगैरह उसमें लगाई गई, इम्पोज की गई ताकि इंडियन मार्केट ज़्यादा बेहतर हो सके. ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WTO. तो इसका एम क्या है? तो सबसे पहला है द एम ऑफ WTO टू लिबरलाइज इंटरनेशनल ट्रेड. पूरी तरह से इंटरनेशनल ट्रेड को कंट्रोल कौन करती हैं? WTO. ये बार बार चेक करती रहती हैं कि रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जा रहा है या नहीं. WTO देयर शुड बी
यहाँ शुड गलत है, शुड बी नो ट्रेड बैरियर, उनके थ्रू कोई भी ट्रेड बैरियर नहीं होनी चाहिए। मेंबर्स ऑफ WTO शुड, जितने भी WTO के मेंबर्स हैं उन सभी में ट्रेड बैरियर्स नहीं होनी चाहिए, ताकि एक फॉरेन गुड्स जो है वो दूसरे कंट्री में ईजी वे में खरीद बिक्री की जा सके। लिबरलाइज देयर ट्रेड पॉलिसी, ट्रेड बिटवीन द कंट्रीज शुड बी फ्री होनी चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी फ्लॉरिश हो सके। बट इन प्रैक्टिस इट कैन बी सीन द डेवलपिंग कंट्रीज फॉलो दिस रूल्स, वेयर एज बहुत बार ऐसा होता है कि ये सारी कंट्रीज इसको फॉलो नहीं करती। द डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज हैव नॉट लिबरलाइज देयर ट्रेड पॉलिसी, ठीक है, वो ज़्यादातर इसको अलग अलग तरीके से देखती हैं। अब आइए इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन इन इंडिया, इम्पैक्ट क्या क्या है, तो ये क्वेश्चन भी पूछती है आपसे CBSE। Impact of globalization in India, it has improved the productivity and efficiency of market, companies in use of resources through the process of competition के तौर पर भी इसको देखते हैं। दूसरा क्या होता है, फॉरेन टेक्नोलॉजी इंडिया में आती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट वगैरह भी होती है। और तीसरा क्या होता है कि कंज्यूमर को एक वाइडर रेंज मिलता है गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की, कि वो टैली कर सके। जैसे मान लीजिए कि आप एक कंपनी की शर्ट देखते हैं, उसकी प्राइस बिल्कुल अलग होगी, दूसरे कंपनी की शर्ट देखते हैं, उसकी प्राइस अलग होगी। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर है, ठीक है, उसको ख़रीदने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, ठीक है, जितना भी उसका बजट है उस अनुसार वो अपने शर्ट्स वगैरह ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, ए स्टेप टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। स्टेप्स क्या क्या हैं इसमें है, इन इंडिया गवर्नमेंट आर टेकिंग 2 important स्टेप्स टू अट्रैक्ट द फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देर आर एज फॉलो। अब सबसे पहला आता है SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अब ये क्या होती है, इस पर भी क्वेश्चन पूछते हैं। द गवर्नमेंट आर क्रिएटिंग SEZ, गवर्नमेंट क्रिएट करती है, वेयर दे प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी फॉर इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, वाटर, transport, recreational and educational facilities. MNC will not have to pay taxes for the initial period of 5 years if they set up their production units to SEZs, ठीक है। अब ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होती है कि कंपनी जब इंडिया में आती है, ठीक है, या वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाती हैं, अगर SEZ के थ्रू वो जाती हैं गवर्नमेंट के थ्रू, तो वहाँ उनको स्पेशल लैंडफॉर्म मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी, रोड्स, वाटर, ट्रांसपोर्ट और रिक्रिएशनल और एजुकेशनल फैसिलिटी भी उनको प्रोवाइड की जाती है। और आने वाले 5 सालों तक, यानी कि इनिशियल पीरियड कहा गया है इसको, इसमें कोई भी टैक्स उनको पे नहीं करना होता है, ठीक है। बाद में क्या होती है, 5 साल के बाद उनको टैक्स पे करना होगा। उसके बाद फ्लैक्सिबिलिटी इन लेबर्स लॉ को भी इसमें ध्यान रखा गया है। Government has given the permission to MNC to hire the worker flexibility, that is hiring the workers on temporary basis and also ignoring the labor's law. अब इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट हमेशा कहती है कि आप टेम्प्रोरी लेबर्स के तौर पर किसी को मत हायर कीजिए। उससे क्या होगा कि आज कोई भी लेबर है तो वहाँ टेम्प्रोरी में वर्क में काम कर सकता है, काम कर रहा है, तो उसको जब चाहे तब कंपनी अपने जो कंपनी के ऑनर्स हैं वो जब चाहे कंपनी से उनको बाहर निकाल सकती हैं। लेकिन ये सारी कंपनीज इसको फॉलो करती नहीं। हायरिंग द वर्कर्स ऑफ टेम्प्रोरी बेसिस एंड आल्सो इग्नोरिंग द लेबर्स लॉ के अगेंस्ट है। दिस विल हेल्प दम MNC रिड्यूसिंग देयर लेबर कॉस्ट एंड टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। अब वो क्यों ऐसा नहीं करती हैं कि अगर मान लो कि आप एक ही जगह 10 सालों से काम कर रहे हो, तो जो पहले साल में आपकी सैलरी होगी वो 10 साल के बाद भी आपकी सेम सैलरी होगी, सैलरी तो इंक्रीज़ करेगी ना। तो अब वो इंक्रीजिंग सैलरी को बचाने के लिए वो क्या करती हैं, नया लेबर को हायर करती हैं, ताकि उनको जो 10 साल पहले का जो लेबर था उसी के कॉस्ट पर उसको हायर किया जा सके, ठीक है। तो इस बेस पर उसको अपना पैसे बचा लेती हैं, ठीक है। फेयर ग्लोबलाइजेशन में देख लीजिए क्या क्या आता है। गवर्नमेंट पॉलिसी शुड प्रोटेक्टेड बोथ रिच एंड poor. Labor laws should be implemented properly and the workers get equal rights. Government should support the small producers so that they can improve their performance or compete.
गवर्नमेंट हमेशा ही स्मॉल प्रोड्यूसर को सपोर्ट करती है, इक्वल राइट्स की बात करती हैं ताकि लेबर्स लॉ का इम्प्लीमेंट हो सके, ठीक है। एंड रिच एंड पुअर दोनों ही सेक्शंस में इसकी पॉलिसी चलती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि शुड बी यूज़ द ट्रेड बैरियर इफ़ रिक्वायर्ड, और अगर ज़रूरत पड़े तो वो ट्रेड बैरियर को लगा भी देती है, ठीक है, ताकि कंट्रीज़ के डेवलपमेंट में हेल्प हो सके, ठीक है, और जो डेवलप्ड कंट्री हैं उससे फाइट कर सके, ठीक है। गवर्नमेंट कैन कंपेन एंड प्रोटेस्ट रिगार्डिंग द अनफेयर रूल्स। अगर अनफेयर रूल्स बनाए जा रहे हों कहाँ, WTO में, तो उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट जो है वो बात भी कर सकती है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है, और मेरे साथ इतने लॉन्ग समय तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और इसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सो थैंक यू। नेक्स्ट चैप्टर के साथ जल्दी मिलते हैं। बाय बाय।